हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 15 या फिर 13 आपका आर एनवायरमेंट। ये है हमारी बायो का लास्ट चैप्टर। इसके बाद हमारी बायो हो जाएगी बिल्कुल खत्म और फिर हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के इस चैप्टर को। सबसे पहला टॉपिक आपके इस चैप्टर में व्हाट इज एनवायरमेंट, की एनवायरमेंट होता क्या है। तो बेटा एवरीथिंग दैट सराउंड अस, हर वो चीज जो हमारी सराउंडिंग्स में है, बी इट लिविंग और नॉन लिविंग, या तो वो लिविंग हो सकती है या वो नॉन लिविंग हो सकती है। यही दो चीजें होती है। लिविंग को हम बोलते हैं बायोटिक, नॉन लिविंग को हम बोलते हैं अबायोटिक। एंड अफेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ इज नोन एज एनवायरमेंट। तो हर वो चीज जो हमारे सराउंडिंग में है, नॉन लिविंग है या लिविंग है, और हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है, हम उसको एनवायरमेंट बोल देते हैं। ठीक है, इजी था। अब आ जाओ इकोसिस्टम पे। इकोसिस्टम क्या होता है? तो कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक ऐसी कम्युनिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो आपस में इंटरैक्ट करती है एक दूसरे के साथ और उनके फिजिकल एनवायरमेंट में इंटरैक्ट करती है, हम उसको इकोसिस्टम बोल देते हैं। ठीक है, अब यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलकर रह रहे हैं, उसको हम इकोसिस्टम बोल देंगे। अब इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? दो कंपोनेंट्स होते हैं जो अभी हमने ऊपर भी देखे, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक क्या? लिविंग। तो उसमें क्या होता है? प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स, कंज्यूमर यानी कि एनिमल्स, और डीकंपोजर्स यानी कि फंजाई या फिर आपका बैक्टीरिया। फंजाई या फंगी कुछ भी बोलो, सेम ही बात है, स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। अब आज अबायोटिक पे यानी कि वो नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है? जिनमें सांस नहीं होती है, तो जैसे कि सॉइल, वाटर, एयर, टेम्परेचर, सनलाइट एक्सेट्रा। लेकिन ये सब भी जरूरी है और ये सब भी जरूरी है, तो हम मिलके क्या बनाते हैं? एनवायरमेंट बनाते हैं। और एनवायरमेंट में जब हम रहते हैं तो हम इकोसिस्टम बनाते हैं। समझ आया? अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन क्या होता है? फूड वेब क्या होता है? फूड चेन बेटा होता है एक सीक्वेंस ऑफ शोइंग, एक सीक्वेंस, एक चेन जो दिखाता है कि हाउ वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कैसे खाता है, किस लिए खाता है? एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए खाता है। तो यानी कि इंटरडिपेंडेंट हो गए ना। अब क्या एग्जांपल है? ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा? डियर खाएगा। डियर को कौन खाएगा? टाइगर खाएगा। हो गई ना फूड चेन। अब आ जाओ फूड वेब पे। फूड वेब क्या होता है? तो बेटा अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, एक इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स का नेटवर्क, यानी कि फूड, बहुत सारी फूड चेन्स जब आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं एक इकोसिस्टम में, तो हम उसको फूड वेब बोल देते हैं। यानी कि एक फूड चेन है, एक फूड चेन है, एक फूड चेन है, मिलके फूड वेब। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आपका एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। अब एनर्जी का फ्लो कैसे होता है इकोसिस्टम में? तो देखो बेटा, एनर्जी का सोर्स एक ही है, सन। तो एनर्जी फ्रॉम द सन फ्लोज टू प्रोड्यूसर्स एंड देन टू कंज्यूमर। यानी कि प्रोड्यूसर्स के पास जाती है पहले आपके सन की एनर्जी, और उसके बाद किसके पास जाती है? कंज्यूमर्स के पास जाती है। प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर हमको पता है। प्रोड्यूसर बेसिकली समझ लो ग्रास वगैरह, डियर वगैरह, उसके बाद कंज्यूमर समझ लो डियर और टाइगर। ठीक है, इस वाली फूड चेन में। अब देखो 10% का लॉ। 10% लॉ क्या है? तो बेटा देखो, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी एट वन ट्रॉपिक लेवल इज पास टू द नेक्स्ट, द रेस्ट इज लॉस्ट एज द हीट और यूज्ड इन द लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि सिर्फ 10%, सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी जो होती है ना, यानी कि ग्रास था, डियर ने जो खाया है ना, उसमें से सिर्फ 10% ही डियर का टाइगर के पास जाएगा। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि बेटा डियर ने भी तो लाइफ प्रोसेसेस करे ना, तो उसकी सारी एनर्जी उसमें चली जाती है। उसने जो भी खाया है उसकी सारी एनर्जी उन लाइफ प्रोसेसेस में चली जाएगी। तो सिर्फ 10% एनर्जी ही फर्दर पास होती है। ठीक है, अब आ जाओ ट्रॉपिक लेवल्स पे। अब इसमें हमने पढ़ा ना, एनर्जी एट वन ट्रॉपिक लेवल इज पास टू द नेक्स्ट। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी पास होती है। अभी ट्रॉपिक लेवल है क्या? तो देखो ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं? लेवल्स इन अ फूड चेन। फूड चेन में लेवल्स होते हैं बेस्ड ऑन फीडिंग पोजीशन, उनकी फीडिंग पोजीशंस पे। अब कैसे? एक ग्रास था, एक डियर था, एक टाइगर था। तो ये सब क्या हो गया? प्रोड्यूसर्स क्या हो गए? देखो सबसे पहले प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर टर्शरी कंज्यूमर। अब ये प्राइमरी टर्शरी ये टर्म्स आपके लिए नहीं है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में पढ़ी हुई है ना। तो देखो प्राइमरी कंज्यूमर सबसे पहला, सेकेंडरी दूसरा, टर्शरी तीसरा। तो ये आपका हो गया प्राइमरी, हो गया सेकेंडरी, हो गया टर्शरी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये ट्रॉपिक लेवल है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ही जाती है। और ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं वो भी हमने देख लिया। अब हम आते हैं बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पे। अब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल होता क्या है ये पहले हम इसको समझते हैं। देखो बायोडिग्रेडेबल होता है जो नेचुरली चीज खत्म हो जाए, यानी कि ब्रेक्स डाउन नेचुरली बाय डीकंपोजर्स। यानी कि कोई चीज है, हमने पेपर का इस्तेमाल करा, अब पेपर जो है वो वेस्ट हो गया, अब हमारा काम नहीं है उसका, तो वो पेपर नेचुरली बाय नेचर वो अपने आप ही डिकम्पोज हो जाएगा, अपने आप ही खत्म हो जाएगा, खाद बन जाएगा। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं? जो ऐसा नहीं करते, यानी कि जो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते। तो डजंट ब्रेक डाउन इजीली टूटते भी नहीं है और नेचुरली भी नहीं टूटते। तो उनको हम क्या बोलेंगे? उनके क्या एग्जांपल है? प्लास्टिक और ग्लास। यानी कि प्लास्टिक और ग्लास लाइफ टाइम आप जहां छोड़ोगे वहीं रहेंगे, वहां पोल्यूशन ही क्रिएट करते रहेंगे, लेकिन वो नेचर में
डिकम्पोज नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ दोनों में डिफरेंस, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। मोस्टली क्वेश्चन इस चैप्टर में से, इसी में फूड चेन, इन दोनों में से ज्यादातर आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ओजोन लेयर एंड इट्स इंपॉर्टेंस। कि ओजोन लेयर है, होती क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं ओजोन क्या है। तो ओजोन एक गैस है जो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, जो हमारी अर्थ को सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है। डन। अब आओ ओजोन का डिप्लीशन क्या है। कि देखो बेटा, ये ओजोन जो है ना, एक गैस होती है, हमने पढ़ा, और इसकी ना एक वो रहती है, क्या कहते हैं, ओजोन बेल्ट हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट होती है ना वो। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ओजोन लेयर एंड इट्स इंपॉर्टेंस। कि ओजोन लेयर है क्या और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो, ओजोन क्या है, O3 क्या है, एक गैस है स्ट्रेटोस्फेयर में जो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशन से। ठीक है, तो वो हमारे अर्थ के सराउंडिंग की गैस है जो हमें हर चीज से प्रोटेक्ट करती है। अब लेकिन इसका क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। डिप्लीशन समझते हो, घटती जा रही है, कम होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो कॉज बाय द CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरेट कार्बन की वजह से ये बिल्कुल खत्म होती जा रही है। लीडिंग टू मोर यूवी रेज, यानी कि हमारी जो यूवी रेज है वो सीधा हमारे ऊपर आ रही है, तो रीचिंग अर्थ पे वो सीधा आ रही है। अब इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं। अब ओजोन लेयर है तो उसका कोई काम तो होगा, तो उसका काम था हमें सन की हार्मफुल रेडिएशन से बचाना, लेकिन अब वो डिप्लीट हो रही है तो वो काम जो है उसमें कमी तो आएगी ना। तो वो क्या कमी आ रही है कि हम तक सीधा यूवी रेज आ रही है। अब उसका इफेक्ट क्या हो सकता है हम पे। तो देखो, इंक्रीज स्किन कैंसर, स्किन कैंसर हमारा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, रिस्क बढ़ सकता है स्किन कैंसर होने के। एंड हार्मफुल जो प्लांट्स हैं एनिमल्स, और एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, तीनों के लिए बहुत ज्यादा ही गलत है, मतलब इसका डिप्लीट होना। अब इसकी प्रोटेक्शन देखो कैसे कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हेल्प रिड्यूस कर रही है किस चीज को, CFC के रिलीज को। कि CFC क्लोरोफ्लोरेट कार्बन जो है ना उसके रिलीज को कम कर दो, जिससे कि ओजोन लेयर डिप्लीट ही ना हो। इसके अलावा बेटा पोल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है, हर चीज, मतलब हर चीज, इस चीज जो भी गलत हो रही है ना एनवायरमेंट के साथ, वो ओजोन लेयर को जरूर इफेक्ट करेगी और हमें उसको कम करना पड़ेगा, जिससे कि ओजोन लेयर है वो सही रहे। हमारी जो ओजोन गैस है, अर्थ के आसपास जो ओजोन गैस है उसको ओजोन लेयर बोलते हैं, तो ये सही रहे। अब ये सही रहेगी तो हम तक रेज नहीं आएंगे, हार्मफुल रेज नहीं आएंगे, और इनिशियली हमें कुछ नहीं होगा। अब देखो वेस्ट, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट में देखो सबसे पहले देखो वेस्ट सेग्रीगेशन क्या होता है। वेस्ट का सेग्रीगेट करना, यानी कि उसको अलग करना, बेसिकली ढंग तरीके से रखना। तो देखो, सेपरेट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग कर दो, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग कर दो। हमने दोनों में फर्क पड़ा था। बायोडिग्रेडेबल कौन सा होता है, जो नेचुरली हो जाए खत्म, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कभी भी नेचुरली डिकम्पोज नहीं हो सकता। अब देखो 3R प्रिंसिपल्स, 3R प्रिंसिपल्स कौन कौन से 3R होते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। इससे क्या होगा, इसको मिनिमाइज वेस्ट करोगे, यानी कि जितना रीयूज करोगे, जितना रिसाइकल करोगे और जितना रिड्यूस करोगे, उतना तुम्हें, हाँ, उतना तुम्हें क्या होगा, बेनिफिट होगा, तुम्हारे आगे वाली जनरेशंस को बेनिफिट होगा और तुम्हें खुद भी बेनिफिट होगा। क्योंकि बेटा जितना ये नॉन बायोडिग्रेडेबल बढ़ता जाएगा ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तुम्हारी ऐसी तैसी होती रहेगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब है हमारा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। देखो बेटा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता क्या है। मैग्निफिकेशन से तुम क्या समझते हो, किसी चीज का मैग्नीफाई होना, यानी कि किसी चीज का बढ़ जाना, किसी चीज का ज्यादा होना। जहां पे भी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है उस चीज को एक दिमाग में रख लो, केमिकल कब ज्यादा बढ़ जाना। अब वो कौन सी केमिकल का बढ़ना वो हम देखते हैं। तो प्रोसेस इन विच हार्मफुल केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड्स बिकम मोर कंसंट्रेटेड एट हायर ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ द फूड चेन। हमने फूड चेन पढ़ी, हमने ट्रॉपिक लेवल पढ़ा, क्या होता है, प्राइमरी है, टर्शरी होता है ना, ये प्रोड्यूसर हो गया, प्राइमरी, टर्शरी। तो इसमें क्या होता है, जो केमिकल का लेवल होता है ना वो हर लेवल के साथ इंक्रीज होता रहता है। अब वो कैसे इंक्रीज होता रहता है, वो इस एग्जांपल समझो। ग्रास है, ग्रास को किसने खाया, ग्रास हॉपर ने खाया। ग्रास हॉपर को किसने खाया, फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने। और स्नेक को किसने खाया, ईगल ने। पूरी फूड चेन थी तुम्हारी। अब एक बात बताओ मुझे, पेस्टिसाइड से इसमें उसका केमिकल किसने खाया, ग्रास हॉपर ने खाया। अब ग्रास हॉपर के अंदर अपना भी कुछ केमिकल था, मतलब और भी चीजें खाई होंगी, वो वाला केमिकल भी। अब इसने ये वाली ग्रास खा ली, इसका केमिकल भी, इसमें हो गया 10% केमिकल। अब जब फ्रॉग ने खाया तो फ्रॉग के अंदर भी कुछ केमिकल था, प्लस उसने ग्रास हॉपर का खा लिया, उसके अंदर आ गया 20%, इसके अंदर 30, इसके अंदर 40। तो इनिशियली सबसे ज्यादा लेवल केमिकल का किसमें बढ़ा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का लेवल किसमें सबसे ज्यादा था, ईगल में था। तो सबसे ज्यादा जो केमिकल था वो किसकी बॉडी के अंदर गया, ईगल की बॉडी के अंदर गया। तो इसी को बोलते हैं कि जो वो है हार्मफुल केमिकल्स है वो कंसंट्रेट होते रहते हैं हायर लेवल पे। हायर लेवल पे जाते जाते वो केमिकल लेवल उसका बढ़ता रहता है हर ट्रॉपिक लेवल पे फूड चेन्स की। समझ आया, क्लियर हुआ, वेरी गुड। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब हमने पूरा इन्वायरमेंट पढ़ लिया, क्या है क्या नहीं। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है।
डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसेस O2 एंड हैबिटेट्स। O2 क्या होता है, कमेंट करके मुझे बताओ। ये अगर तुम्हारा ये गलत हुआ तो बेटा तुम छितोगे। डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस करती है किसको, O2 को और हैबिटेट्स को, यानी कि डिफॉरेस्टेशन बढ़ता जाएगा और आपका O2 और हैबिटेट्स घटते जाएंगे। O2 का मुझे जरूर बताना क्या बोलते हैं। पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, सॉइल अफेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब अगर एयर का पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, तो उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा किस पे आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे आता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स सब आते हैं, तो सब पे इक्वली इफेक्ट पड़ता है इस चीज का, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हार्म सॉइल एंड फूड चेन। एक्सेसिव का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। जब बहुत ज्यादा यूज करोगे तुम केमिकल फर्टिलाइजर्स का, तो किस चीज को हार्म करेगा, उस सॉइल को हार्म करेगा और इनिशियली फिर फूड चेन्स को हार्म करेगा। क्योंकि देखो बेटा सॉइल क्या है, सॉइल पे तुम सारी चीजें उगाते हो, तुम खुद भी खाते हो, इंसान हम खुद भी ज्यादातर कौन सी चीजें खाते हैं, हम किसी शेर को या चूहे को तो मार के नहीं खाते ना, हम किसको खाते हैं सबसे ज्यादा, सब्जियों को खाते हैं, दालों को खाते हैं, वो सब कहाँ उगती है, सॉइल में उगती है। तो अगर तुम सॉइल को ही बिल्कुल बर्बाद कर दोगे तो ये तो तय है कि तुम एक दिन मरोगे ही मरोगे, लेकिन इतनी जल्दी मर जाओगे ना जिसकी कोई हद नहीं, बिल्कुल मतलब सड़ जाओगे, सड़ के मर जाओगे अगर सॉइल को इतना ज्यादा खराब करोगे। और फूड चेन में तो फिर इनिशियली इफेक्ट आएगा ही आएगा। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देते हैं, एनर्जी पिरामिड। मतलब कि ये हमने जब एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ा था ना उसके साथ था, लेकिन मैं सोचा तुम्हें एंड में समझाऊंगी क्योंकि तुम्हें इजी रहेगा। अभी तुमने सारा थ्योरी पढ़ ली, अब एक बार ये डायग्राम देख लो। डायग्राम आपके सिर्फ दो है, एक है आपका फूड चेन का और एक है आपका एनर्जी पिरामिड का। अब देखो सबसे पहले तो आपने 10% वाला लॉ पढ़ा। 10% वाला लॉ क्या था कि हर उसके साथ 10% एनर्जी जाती रहती है। तो सबसे इनिशियली क्या होगा कि तुम्हारी सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे जाएगी, बाकी तुम्हारी 90% तुम्हारी खुद की बॉडी में यूज हो जाती है। अगर हमने उसमें फूड चेन में जब हमने पढ़ा था तो ये उसमें यही है, उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है एनर्जी पिरामिड का। सबसे पहले देखो डिकम्पोजर्स आते हैं जिसे हम डेट्रीवोर्स भी बोलते हैं, यानी कि बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल आता है प्रोड्यूसर्स का, यानी कि आपके ऑटोट्रॉफ्स का। ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स हमें पता है क्या होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स जो होता है उसका एक एग्जांपल ले लो, साइटोप्लाज्म, यानी कि प्रोड्यूसर्स थे, इसमें अब कितने हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितने, 1 लाख। 1 लाख एनर्जी थी सपोजिटली इसमें। अब ये ऊपर जाते जाते कितनी हो गई, ये हो गई 10,000। किसके पास जग गई, जब ये प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास गई, यानी कि जब ये हर्बीवोरस के पास गई तो ये 10,000 हो गई। अब 10,000 के बाद फिर इधर आ जाओ। अब इसमें देखो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, यानी कि कार्निवोरस जो हार्बीवोरस को खाते हैं, तो उसमें एनर्जी कितनी हो गई, 1000 हो गई। अब 1000 से जब वो टर्शरी कंज्यूमर पे गई, यानी कि दोबारा ऐसे कार्निवोरस पे गई जो कार्निवोरस को ही खाते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स को ही खाते हैं, उसके बाद क्या हुआ, टर्शरी कंज्यूमर्स ने वो खा ली। उसके बाद सिर्फ 10% एनर्जी किसके पास गई, एपेक्स प्रेडिएटर के पास। एपेक्स प्रेडिएटर कौन होता है बेटा, ईगल वगैरह हो गए ना, जो बिल्कुल एकदम ही ऐसे मार धाड़ के कार्निवोरस, जो कार्निवोरस को खाता है, उन कार्निवोरस को जो खाता है वो एपेक्स प्रेडिएटर। एपेक्स होता है ना टॉप का होता है, मतलब सुप्रीम। एपेक्स का मतलब ही सुप्रीम होता है, तो सुप्रीम ह्यूमंस भी जो होते हैं वो एपेक्स प्रेडिएटर में आते हैं। तो एलिगेटर्स, ईगल, स्नेक्स, अब ये सब इनके पास कितनी गई, 10%। 10 गया, मतलब आउट ऑफ 1 लाख ओनली 10 रीच्ड एलिगेटर्स, ईगल्स एंड ह्यूमंस। तो अब आपने देखा ये आपका एनर्जी पिरामिड था कि कैसे 1 लाख से एनर्जी 10 पे पहुंच गई। जैसे 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 पहुंचती गई वो घटती घटती चली गई, यानी कि बैक्टीरिया था, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म आया, फिर हर्बीवोरस आया, फिर कार्निवोरस आया, फिर वो वाले कार्निवोरस आए जो कार्निवोरस को खाते हैं, उसके बाद एपेक्स प्रेडिएटर्स आए। तो बढ़ते 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 क्या हो गया, जैसे जैसे ऊपर चली गई, जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाता रहता है, वैसे वैसे एनर्जी का लेवल डिक्रीज होता रहता है। 1 लाख से एनर्जी कितने पे चली गई थी, 10 पे। समझ आया। और इसी में आप इस वाले का एग्जांपल भी देख सकते हो कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो होता है, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा कम केमिकल्स थे, ऊपर जाते जाते इसमें सबसे ज्यादा केमिकल लेवल बढ़ गया। आई होप आपको समझ आया। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, तो बहुत थ्योरिकल चैप्टर है, इसमें तो कुछ भी समझने, मतलब कुछ भी ऐसा सच याद करने वाला नहीं है, सब कुछ बेसिक्स है, ठीक है। तो इसके साथ हमारी बायोलॉजी खत्म होती है। आई होप आपको पूरी बायो समझ आई हो। बाकी की वीडियो चेक करनी है तो वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तब तक के लिए अपनी बायो को कंप्लीट करो, हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इंग्लिश। ऑल द बेस्ट।